तो हम पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो 1861 को क्यों पारित किया गया था और इसमें क्या हुआ था, हम यहाँ देखेंगे। तो जो 1858 का जो एक्ट था, उसमें जो जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए 1861 जो एक्ट था उसको पारित किया गया था। तो जब 1861 पारित नहीं हुआ था, तब हमारे भारत में द्वैशासन व्यवस्था, जो न्यायिक व्यवस्था थी, वो द्वैशासन व्यवस्था में चलती थी। तो जो था, जो प्रेसिडेंसी नगर थे वहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट थी। और जो प्रेसिडेंसी नगर में सुप्रीम कोर्ट थी, और कंपनी की सदर दीवानी अदालतें थी। ये 2 प्रकार की अदालतें थी। इसको ही हम द्वैशासन अदालत कहते हैं। तो जो अ, जो कंपनी की जो अदालतें थी, इन अदालतों में भारतीयों के उत्तराधिकार, दायित्व अधिकार, विवाह तथा पारिवारिक वादों में उनकी व्यक्तिगत विधि का प्रयोग किया जाता था। और उनके जैसे मुस्लिम लोग हैं और उनका कुछ वाद हुआ है, तो उनकी मुस्लिम विधि के द्वारा निपटाया जाएगा। ये होता था कंपनी की जो न्यायालय थी वहाँ पर। और अगर हिंदू का कुछ वाद होगा तो वो हिंदू विधि के द्वारा निपटाया जाएगा। ये सब जो था, वो जो कंपनी की जो सदर दीवानी अदालत थी वहाँ पर चलता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं चलता था। फिर इसके लिए ही, इस न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए ही जो इंडियन काउंसिल एक्ट है वो 1861, उच्चतम न्यायालय अधिनियम 1861 पारित हुआ था। फिर उच्चतम न्यायालय का गठन। तो उच्चतम न्यायालय का गठन 1861 जो अधिनियम था, उच्चतम न्यायालय अधिनियम, उसके द्वारा, इसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में सुप्रीम कोर्टों की स्थापना 1861 के अंतर्गत, 1861 का जो अधिनियम था उसके तहत, या फिर उसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में जो सुप्रीम कोर्ट थी और कंपनी की सदर अदालतें थी, दोनों अलग अलग मामले चलते थे दोनों के। ये एक इधर भारतीय देखता था, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट था वो भारतीय नहीं देखता था। इसीलिए इन दोनों को हटाकर कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। फिर था उच्चतम न्यायालय की संरचना, की उच्चतम न्यायालय में 1861 के तहत कितने लोग रहेंगे, कितने लोग नहीं रहेंगे। तो 1861 के तहत उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा, और जो उसके सहायक होंगे वो अधिक से अधिक 15 न्यायाधीश होंगे, जिसमें से 1/3 सदस्य जो रहेंगे वो उनको बैरिस्टर का 5 साल का अनुभव होना चाहिए। फिर कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। फिर है 1/3 जो सदस्य रहेंगे वो कंपनी के सिविल सेवा के ऐसे सदस्य होना आवश्यक है जिन्हें 10 वर्ष का प्रशासनिक सेवा जो सुविधा देते हैं उनका अनुभव हो, उसमें जो 3 साल का जो जिला न्यायाधीश का भी अनुभव होना चाहिए। फिर शेष जो बचे वो सिविल सेवा अधिकारी से कोई भी न्यायाधीश होंगे। ऐसे कुल मिलाकर 15 न्यायाधीश, एक मुख्य और 15 न्यायाधीश होंगे। ये 16 लोगों की परिषद होगी। फिर है मुख्य न्यायाधीशों की योग्यता, न्यायाधीशों की योग्यता 10 वर्ष का अनुभव, जिसमें से 3 वर्ष का जिला न्यायाधीश का अनुभव होना आवश्यक है। अब है उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार। पहला है दीवानी मामलों में क्षेत्राधिकार। तो जो 1861 जो अधिनियम है उसके द्वारा जो उच्चतम न्यायालय उसको क्षेत्राधिकार दिया गया था कि जो साधारण दीवानी मामले हैं और असाधारण दीवानी मामले हैं, उनको सुनने का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार इनको प्राप्त था। और जो निचली अदालतों में भी इनके जो उच्चतम न्यायालय की जो अधीनस्थ जो अदालतें थी, उनमें चल रहे वादों को यह मंगवा कर या फिर हस्तांतरित करके सुनवाई, उन पर भी सुनवाई कर सकता है। और जो पक्षकार होते हैं, अगर वो आवेदन करते हैं कि आप हमारे बात को सुनो, तो भी यह सुनवाई कर सकता था। फिर चाहे वह मामला साधारण दीवानी मामला हो या फिर असाधारण दीवानी मामला हो। फिर सेकंड है फौजदारी मामले का क्षेत्राधिकार था। तो फौजदारी मामले में जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार थे, मतलब कि जो 1774 में, मतलब 1861 जब पारित नहीं हुआ उसके पहले जो सुप्रीम कोर्ट और सदर जो निजामत अदालतें थी, उनमें जो
क्षेत्राधिकार जो प्राप्त थे वही सुप्रीम कोर्ट को भी क्षेत्राधिकार प्राप्त थे। इसको एक विशेष क्षेत्राधिकार जो दिया गया था उसके थ्रू यह एडवोकेट जनरल या अधिकृत मजिस्ट्रेट जो थे वो लोग अगर किसी बात को परीक्षण के लिए भेजते थे तो ये उस मामलों पर भी सुनवाई दे सकता था उच्चतम न्यायालय। फिर है नौसैनिक क्षेत्राधिकार। नौसैनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जितने भी मामले आते हैं वह सभी सुनने का अधिकार इसको था। और एक विशेष क्षेत्राधिकार था कि ये प्राइस कोर्ट के रूप में कार्य करता था। और अब थर्ड है इच्छापत्री क्षेत्राधिकार। जो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार प्राप्त थे वही इसको भी प्राप्त जो अधिकार थे वो इसको भी प्राप्त थे। 1861 के पहले जो कोर्ट थी उसको जो अधिकार थे वो इसको इच्छापत्री जो क्षेत्राधिकार था उसके तरह ही इसको भी अधिकार प्राप्त थे। तो इच्छापत्री में इच्छापत्री जो पत्र थे वो ये पारित कर सकता था और वसीयत से संबंधित प्रोविट जारी कर सकता था। इसके अलावा ये चल संपत्ति में भी प्रोविट जारी कर सकता था। और इसको क्षेत्राधिकार था कि यह शिशु, पागल और मंदबुद्धि जो व्यक्ति होते थे उनकी रक्षा करना, उनकी संपत्ति की रक्षा करना इसका क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता था। फिर है अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार में दीवानी मामलों की अपील सुनी जाती थी और फौजदारी मामलों की अपील सुनी जाती थी। तो दीवानी मामलों की उन अपीलों को सुना जाता था जो उच्चतम न्यायालय के जितने भी अधीनस्थ न्यायालय थे, निचले न्यायालय थे, उनके निर्णय विरुद्ध ये जो उच्चतम न्यायालय है वो अपील सुन सकता था और उन पर निर्णय दे सकता था। फौजदारी मामलों में जितने भी इनके अधीनस्थ न्यायालय थे उन पर वह अपील सुन सकता था। और उन मामलों में जो कुछ मामले ऐसे होते थे जिसमें प्रचलित विधि के द्वारा उसको क्षेत्राधिकार दिया गया था कि यह इसका जो है वह अपील सुन सकता था, तो उसकी भी वो अपील सुन सकता था। फिर है नियंत्रणात्मक क्षेत्राधिकार। तो अधीनस्थ न्यायालय मतलब जो उच्चतम न्यायालय के जितने भी अधीनस्थ न्यायालय होते थे उनका जो कार्य होता था, वो जो कार्य करते थे, जो मामले सुनते थे, जो मामले उस कोर्ट में चलते थे उनका निरीक्षण करना, परीक्षण करना और उनकी देखभाल करना, उनको मतलब टाइम टू टाइम विलेखों को मांगना, उनके जो वहाँ का जो हिस्ट्री है उसको मांगना, ये उनके कार्य थे। और जो निचली अदालतों में जो मामले चल रहे थे उनको मंगवा कर ये सुन भी सकता था। ये उच्चतम न्यायालय का महत्व। जो दोहरी विधि थी 1861 के पहले वो ख़त्म हो गई। फिर मतभेद ख़त्म हो गए कि ये नहीं सुन रहा है, वो नहीं सुन रहा है, मतभेद भी ख़त्म हो गए। और ऐसा कहा जाता है कि 1861 का जो उच्चतम न्यायालय का जो अधिनियम था उसने भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए नींव रखी थी।